नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फ़िलोसफी को समझ रहे हैं। हमारा अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फ़िलोसफी पर ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने अरिस्टोटल की मॉरल फ़िलोसफी पे 2 वीडियो बनाए हैं और अरिस्टोटल का जो जीवन परिचय है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाए हैं। इस प्रकार कुल जो वीडियो बनाए हैं हमारे अरिस्टोटल पर पार्ट नंबर 6 है, लेकिन ये अरिस्टोटल की जो पॉलिटिकल फ़िलोसफी है उसमें ये पार्ट नंबर 3 है ये वीडियो। हम हमारी कोशिश जारी है, निरंतर हमारा प्रयास जारी है। हम बेस्ट पॉलिटिकल रेजिम या बेस्ट प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात हम पॉलिटी को ढूंढ रहे हैं, पॉलिटी की सर्च कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट वीडियो है उसका हमने एंड कहाँ किया था। हमने उसका एंड एक क्वेश्चन पर किया था, एक प्रश्न पर किया था, क्या एक गुड सिटीजन गुड ह्यूमन बींग भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखिए आप। तो अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इज गुड सिटीजन इक्वल टू गुड ह्यूमन बींग, क्या एक गुड सिटीजन गुड ह्यूमन बींग हो सकता है? तो हम चीज़ों को फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं, या पिछले वीडियो में हमने जो जो आपको पढ़ाया वो याद कीजिए आप। उसमें हमने बताया कि एक गुड सिटीजन वो व्यक्ति होता है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के नियमों, कानूनों और सिद्धांतों की पालना करता हो, और एक गुड ह्यूमन बींग वो व्यक्ति होता है जो अपनी जो लाइफ है वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जिए, अर्थात वो अपने जीवन को खुशहाल बनाए और अपने लाइफ में वो एक्टिविटी करे और मोरल वर्चू का डेवलपमेंट करे। तो हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या एक गुड सिटीजन एक गुड ह्यूमन बींग हो सकता है? तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, ईच पॉलिटिकल सिस्टम, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पर मैं पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था किसको कह रहा हूँ? पॉलिटिकल सिस्टम से तात्पर्य है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑर्गेन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन, संविधान और वहाँ की सरकार या सरकार के अंग, इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल रेजिमे या पॉलिटिकल रूल। तो देखिए आप, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में लॉज, रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं, कानून, नियम और सिद्धांत होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक संविधान होता है, संविधान में कानून लिख दिए जाते हैं, नियम लिख दिए जाते हैं, सिद्धांत लिख दिए जाते हैं संविधान में, और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार होती है। तो जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कानून, नियम और सिद्धांत हैं उनका जो फॉलो करता है, अरिस्टोटल कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के रूल्स, प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करता है वो गुड सिटीजन होता है। क्या होता है? एक अच्छा नागरिक होता है। नागरिक वो व्यक्ति होता है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के कानूनों का पालन करे। और एक राजनीतिक व्यवस्था सर्वाइवल कब करेगी, वो अस्तित्व में कब आएगी, सर्वाइवल कब करेगी, अस्तित्व में कब तक सर्वाइवल करेगी, वो कब तक वो अस्तित्व में रहेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के नागरिक, उस राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक क्या प्रिंसिपल्स और लॉज का पालन कर रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था या वहाँ के संविधान का पालन कर रहे हैं, वहाँ के कानूनों का पालन कर रहे हैं, वहाँ के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। अगर वो पालन कर रहे हैं, अगर वो राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांतों, कानूनों, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो गुड सिटीजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गुड सिटीजन। क्या कहलाएंगे? गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक। क्या कहलाएंगे? अच्छे नागरिक। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें अच्छा नागरिक एक अच्छा ह्यूमन बींग भी हो सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम। अरस्तु कहते हैं कि may नॉट बी ए गुड ह्यूमन बींग। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो सकता है, गुड सिटीजन हो सकता है, लेकिन वो गुड ह्यूमन बींग नहीं हो।
एक व्यक्ति अपने राजनीतिक व्यवस्था के नियमों का पालन करे लेकिन वो हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ जिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अरिस्टोटल ये कहते हैं। लेकिन अरिस्टोटल इसके बाद ये कहते हैं कि ये असंभव भी नहीं है, ये संभव है। ये क्या है? ये संभव है। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति या अच्छा मनुष्य भी हो सकता है। अंग्रेजी में समझिए आप, एक गुड सिटीजन, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। एक गुड सिटीजन क्या हो सकता है? एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। गुड सिटीजन होने के साथ साथ गुड ह्यूमन बीइंग भी वो हो सकता है। इस वीडियो में हम इसी बात की सर्च करेंगे कि वो कौन सा बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम अटेन कर सकें, जिसको हम अचीव कर सकें। ओनली और ओनली ए बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, एक सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। गुड सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग में आपको अंतर समझ में आया। क्या दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम में पॉसिबल है। अरस्तु कहते हैं कि ऐसा पॉलिटी में पॉसिबल है। अरस्तु का जो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटी है। उस पॉलिटी को हम ढूंढ रहे हैं इस वीडियो में कि वो पॉलिटी हमें सर्च हो जाए, मिल जाए। तो देखिए आगे, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और आप साथ में नोट करते जाइए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी स्पेशल ध्यान दीजिए, वो सारे साथ साथ लिखते जाए। जैसे जैसे मैं हिंदी में बोलूँ वैसे वैसे आप लिखते जाए, ताकि आपको वीडियो लेने के बाद दिक्कत नहीं हो। पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा बाद में, ग्रुप में मिल जाएगी, हमारे चैनल के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट, आगे देखिए। अब देखो, हम अरिस्टोटल क्या करेंगे? अरिस्टोटल एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम की सर्च में है, लेकिन उससे पहले अरिस्टोटल की जो पद्धति है उस पद्धति का नाम है इंडक्टिव मेथड या आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति का मतलब है लघु से विस्तृत की ओर जा रहे हैं अरस्तु। अरस्तु पहले तथ्य इकट्ठे करते हैं, उन तथ्यों का वो परीक्षण करते हैं और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही आगमनात्मक पद्धति है। तो मैं इधर बता देता हूँ थोड़ी सी आपको, आगमनात्मक पद्धति क्या है। इंडक्टिव मेथड और प्लेटो की जो पद्धति है उसका नाम है निगमनात्मक पद्धति, जो सामान्य से विशेष की ओर है। यह है लघु से विस्तृत की ओर। आगमनात्मक पद्धति का मतलब है लघु से विस्तृत की ओर। लेकिन अरस्तु मुख्य रूप से अपनी पद्धति जो है अरस्तु की वो है टेलियोलॉजिकल व्यू, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया। वहाँ पर जाकर आप टेलियोलॉजिकल व्यू या टेलियोलॉजिकल मेथड समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। तथ्य, अरिस्टोटल क्या करते हैं? अरिस्टोटल तथ्यों के बिना बात ही नहीं करते हैं। अरिस्टोटल उसी चीज़ को मानते हैं या उसी निष्कर्ष को मानते हैं जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेबल हो, मतलब प्रैक्टिकल जिसको हम अनुभव कर सकें। अरस्तु कहते हैं कि पहले तथ्य इकट्ठे करो, फिर इन तथ्यों का क्या करो? परीक्षण करो। बहुत सिंपल सी बात है, परीक्षण करके किसी निष्कर्ष पर आप पहुंच जाओ। तथ्यों का मतलब लघु और निष्कर्ष विस्तृत। तो ये क्या है? ये आगमनात्मक पद्धति है, इंडक्टिव मेथड है, अरिस्टोटल की इंडक्टिव मेथड है। तो अरस्तु क्या करते हैं? सबसे पहले अरस्तु एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल सिस्टम है वर्तमान में, उस समय जो ग्रीस में जितनी भी जो सिटी स्टेट्स में जितनी भी शासन प्रणालियाँ हैं उनका एनालिसिस करते हैं अरस्तु। उन सभी पॉलिटिकल सिस्टम का अरिस्टोटल के द्वारा एनालिसिस किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और कैटेगराइज उनको किया जाता है, और उनका कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। अरस्तु ने ग्रीक सिटी स्टेट्स के 158 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया, उनकी स्टडी की और उनका कंपैरिजन किया, और बाद में वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखो आप, बिफोर एक्सप्लेनिंग द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, बिफोर एक्सप्लेनिंग द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, अरिस्टोटल एग्जामाइंस द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट ग्रीस।
एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम पर पहुंचने से पहले एरिस्टोटल ग्रीस में या ग्रीक में जितने भी स्थापित शासन प्रणालियाँ थी उनका गहन अध्ययन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। एरिस्टोटल कलेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स। ग्रीक सिटी स्टेट्स के 158 संविधानों का अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है और कैटेगराइज किया जाता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 6 टाइप्स। अरिस्टोटल 158 संविधानों का वर्गीकरण करके अपने शासन प्रणालियों के को 6 प्रकारों में विभाजित कर देते हैं, 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। रूल्स को, पॉलिटिकल रेजिम्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। अरिस्टोटल के द्वारा शासन प्रणालियों को 6 प्रकारों में विभाजित कर दिया जाता है। तो यहां तक हमने समझा। इसके आगे देखो, अरिस्टोटल क्या कहते हैं। अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिम्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स है, शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण है वो 6 प्रकार का है। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टिरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। 6 आपको मैं एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिए आप इस बात पे। ये अरस्तु के जो वर्गीकरण है वो आप अंग्रेजी में ध्यान रखिए, हिंदी में इनके भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न नाम मिलेंगे आपको। इंग्लिश में आपको इनके जो नाम है वो जो 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 वोकेबलरी है वो एक ही मिलेगी, सेम मिलेगी। तो अरस्तु कहते हैं कि अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, अरस्तु का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अरस्तु कहते हैं कि हु रूल्स, कौन शासन करेगा। कहने का मतलब कितने व्यक्ति शासन करेंगे। या तो एक व्यक्ति शासन करेगा, क्या करेगा, एक व्यक्ति शासन करेगा, या कुछ व्यक्ति शासन करेंगे, या बहुत से व्यक्ति शासन करेंगे। तो पहला बेसिस क्या हुआ, संख्या, हु रूल्स। या तो एक व्यक्ति शासन करेगा या कुछ व्यक्ति शासन करेंगे, कुछ व्यक्ति शासन करेंगे या बहुत से व्यक्ति शासन करेंगे। यहाँ पर कुछ व्यक्ति का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा समूह शासन करेगा। इन हुज इंटरेस्ट, किसके हित में शासन किया जाएगा। आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि अरस्तु ये बता रहे हैं कि किस बेसिस के ऊपर शासन का वर्गीकरण किया जाएगा। वो 2 आधार बता रहे हैं कि कितने व्यक्ति शासन करेंगे और किसके हित में वो शासन करेंगे। तो हमने देखा कितने व्यक्ति शासन करेंगे, वो बात तो देख ली। इन हुज इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट का मतलब जनता के हित में, पब्लिक के हित में। या सेल्फ इंटरेस्ट, स्वहित में, स्वार्थ। या तो शासन स्वहित में किया जाएगा या स्वार्थ। इन 2 बेसिस पर एरिस्टोटल के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम का वर्गीकरण किया जाता है। उस वर्गीकरण को देख लीजिए आप। वो वर्गीकरण जो अरिस्टोटल के द्वारा किया जाता है उसमें मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टिरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अरिस्टोटल। शासन को 6 प्रकारों में अरिस्टोटल के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। समझने का प्रयास कीजिए आप। देखो आप, मेरे द्वारा एक आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाई गई है, चार्ट बनाया गया है, इसको समझिए आप, इसको देखिए। इसमें 6 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं और नॉर्मल रूल और परवर्टेड रूल, मतलब सामान्य शासन और विकृत रूप, दोनों मैंने बताए हैं। पहली बात तो इन हुज इंटरेस्ट, शासन किसके हित में किया जाएगा। या तो शासन कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित में किया जा रहा है, या शासन ओन इंटरेस्ट, स्वहित में किया जा रहा है। इसको समझिए आप, स्वहित।
दूसरा, शासन कौन करेगा, हु रूल्स, शासन कौन करेगा, रूल बाई ए सिंगल पर्सन, रूल बाई ए सेलेक्ट फ्यू, एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाएगा या लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाएगा, रूल बाई द मैनी, या बहुत से लोगों के साथ शासन किया जाएगा। रूल बाई द मैनी मतलब बहुत से व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाएगा। अरिस्टोटल कहते हैं कि यदि नॉर्मल रूल है और कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर किया जा रहा है, एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वो उसका नाम क्या है, मोनार्की, उसका नाम क्या है, मोनार्की। अगर कुछ व्यक्तियों के द्वारा वो शासन पब्लिक मतलब जनता के हित में, यहाँ कॉमन इंटरेस्ट का मतलब है जनता का हित, इसको ध्यान रखिए आप, शासन जनता के हित में किया जा रहा है, किसके हित में। ये चार्ट तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ताकि आसानी से आपको अरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ में आ जाए। वैसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने चार्ट ही समझाने के लिए बनाया। तीसरा बताते हैं वो पॉलिटी, अगर बहुत से व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, बहुत से व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो वो है पॉलिटी, वो जनता के हित में किया जा रहा है। तो अरिस्टो कहते हैं यदि अपने हित में, सब हित में अगर सिंगल व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो वो क्या है, टिरेनी। अगर कुछ सिलेक्टेड पीपल के द्वारा शासन किया जा रहा है सब हित में, तो वो क्या है, ओलिगार्की। और यदि बहुत से व्यक्तियों के द्वारा, बहुत से व्यक्तियों के द्वारा सब हित में शासन किया जा रहा है, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को क्या, परवर्टेड रूल मानते हैं। तो अरिस्टोटल नॉर्मल रूल और परवर्टेड रूल, ये ध्यान में रखो आप। ये तो सामान्य शासन का प्रकार है, ये परवर्टेड रूल मतलब परिवर्तित रूप, शासन का बदला हुआ रूप। मोनार्की, एक व्यक्ति अगर जनता के हित के लिए शासन कर रहा है तो मोनार्की। यहाँ पर ओनर, ओनर के लिए शासन किया जाता है, किसके लिए, सम्मान, सम्मान के लिए शासन किया जाता है। अरिस्टोक्रेसी में वर्चू, सद्गुणों का विकास किया जाएगा। जो सिलेक्टेड पीपुल हैं, आप ध्यान दीजिए, अरिस्टोक्रेसी में जो सिलेक्टेड पीपुल हैं वो लोगों के सद्गुणों का विकास करेंगे और जनता के हित में शासन करेंगे, तो वर्च्यू का डेवलपमेंट होगा। पॉलिटी में ऐसा अरिस्टोटल ने कुछ नहीं लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया खाली। पॉलिटी में अरिस्टोटल ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस किस गुण की वृद्धि के लिए शासन किया जाएगा। और यदि टिरेनी में एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या, प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद के लिए वो शासन किया जा रहा है। एक व्यक्ति टिरेनी में शासन कर रहा है तो वो आनंद के लिए शासन कर रहा है, एंजॉय के लिए शासन कर रहा है। और ओलिगार्की में, ओलिगार्की में लोग किसको इकट्ठा करने के लिए शासन कर रहे हैं, अगर रूल बाई ये सेलेक्टेड फ्यू, ये एक्चुअली में इसका परवर्टेड रूप है, अभी बताऊंगा मैं आपको। वेल्थ, वेल्थ मतलब धन की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए शासन किया जा रहा है ओलिगार्की में। किसमें, ओलिगार्की में धन की प्राप्ति के लिए शासन किया जा रहा है। और डेमोक्रेसी में सभी लोग स्वतंत्रता, फ्रीडम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, स्वतंत्रता। अरिस्टोटल यहाँ पर कहते हैं कि मोनार्की का जो परवर्टेड रूप है वो है टिरेनी, परिवर्तित रूप है, जो भ्रष्ट रूप है, विकृत रूप है। अरिस्टोक्रेसी का जो परवर्टेड रूप है वह है ओलिगार्की, और पॉलिटी का जो परवर्टेड रूप है वह है डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी। तो आपको ये समझ में आया होगा, हु रूल्स, शासन कौन कर रहा है इस चार्ट में। इधर तो शासन कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, शासन किसके हित में किया जा रहा है, शासन नॉर्मल रूल है तो वो कॉमन इंटरेस्ट पब्लिक के हित में किया जा रहा है, परवर्टेड रूल है वो ओन इंटरेस्ट है तो अपने हित में किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे 6 प्रकार के, अरिस्टो के द्वारा 6 प्रकार की शासन प्रणालियां बताई गई हैं। अब इन्हीं 6 में से, इन्हीं 6 पॉलिटिकल सिस्टम का एरिस्टोटल के द्वारा एनालिसिस किया जाता है और एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को सर्च किया जाता है। तो हमारी कोशिश जारी है, हम ढूंढ रहे हैं पॉलिटी को। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे देखते हैं। देखो, विच पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ट। अब अरिस्टोटल कहते हैं कि इन 6 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, विच पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ट इन दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अरिस्टो क्या कहते हैं,
अरस्तु कहते हैं सबसे पहले मोनार्की की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अरस्तु? मोनार्की, राजतंत्र। हिंदी में राजतंत्र होगा इसका। अरिस्टोटल के द्वारा सबसे पहले मोनार्की को रिजेक्ट किया जाता है कि मोनार्की प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल, मतलब कि यथार्थ के धरातल पर मोनार्की संभव नहीं है। मोनार्की को अरिस्टोटल के द्वारा क्या क्या करके 3 बातें अरिस्टोटल के द्वारा बताई जाती हैं, वो तीनों बातें मैं समझा देता हूँ कि मोनार्की को रिजेक्ट किया जाता है, खारिज किया जाता है अरिस्टोटल को। पहली जो शासन प्रणाली है मोनार्की, उसको अरिस्टोटल के द्वारा कुछ तर्क दे करके रिजेक्ट किया जाता है। अरस्तु एक्चुअली में तर्कों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लॉजिक नाम की उन्होंने एक बुक लिखी है और तर्कों का वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? हार्ड टू फाइंड वन कंप्लीट वर्चुअस पर्सन। ये बहुत कठिन है, एक कंप्लीट वर्चुअस पर्सन ढूंढना हमारे लिए बहुत कठिन है। एक व्यक्ति जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा सद्गुणी हो, वो हमारे लिए बहुत कठिन है उसको ढूंढना। अरस्तु ये कहते हैं वो गॉड के समान होगा, गॉड के समान। और वो व्यक्ति गॉड के समान होगा तो लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों को ये, तो अरस्तु कहते हैं कि रेशनलिटी का विकास कैसे होगा, मतलब उनकी रेशनल फैकल्टी जो है, विवेक है लोगों का, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। देखो दूसरी बात, इफ़ देयर इज़ वन, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ही वुड बी इक्वल टू गॉड, वह भगवान के समान होगा। किसके समान होगा? भगवान। किसके समान होगा? वह भगवान के समान होगा। किसके समान होगा? गॉड के समान होगा। अगर वो गॉड के समान होगा तो पीपल डोंट गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड एक्सरसाइज देयर रेशनलिटी। अब समझिए आप, लोगों को इस प्रकार का अगर व्यक्ति मिल जाएगा, गॉड के समान वर्चुअस पर्सन मिल जाएगा, तो लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको आवश्यकता ही नहीं है। लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको आवश्यकता ही नहीं है। तो उनका रेशनलिटी का विकास कैसे होगा? अरिस्टोटल इस प्रकार ये कहते हैं कि मोनार्की नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम है, और मोनार्की को अरिस्टोटल के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट। इसी प्रकार अरस्तु के द्वारा एरिस्टोक्रेसी को भी नॉट प्रैक्टिकल कह करके रिजेक्ट किया जाता है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को भी अरस्तु के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सबसे इन इन शासन प्रणालियों में कोई प्रैक्टिकल अगर ऑब्जर्वेबल जो रेजिम्स है, जो शासन प्रणाली है, वो है एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर सकते हैं। अरस्तु कहते हैं ये बात, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ तर्क देकर इसको भी खारिज कर देते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं? अरिस्टोटल वांटेड ए काइंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी वेयर मोर वर्चुअस रूल। अरस्तु कहते हैं कि मेरी नज़र में कोई प्रैक्टिकल शासन प्रणाली है तो वो अरिस्टोक्रेसी है, जहाँ पर मोर वर्चुअस रूल मतलब एक सद्गुणी शासन मिलेगा। अरिस्टोक्रेसी वह शासन प्रणाली है जहाँ पर मोर वर्चुअस रूल मिलेगा, अधिक सद्गुणी शासन प्रणाली है ये। अरस्तु की नज़र में प्रैक्टिकल है। लेकिन अरस्तु आगे कहते हैं कि लाइक प्लेटो, प्लेटो की तरह अरस्तु कहते हैं कि शासन एक कला है, और इस शासन को करने के लिए, कला को करने के लिए एक एक्सपर्टीज यानी एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और कुछ व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकते, एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है। कहते हैं कि लाइक प्लेटो अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट रूलिंग इज एन आर्ट एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय दोज हु आर एक्सपर्ट एट इट। अरस्तु कहते हैं कि शासन एक कला है, प्लेटो की तरह ही। रूलिंग इज एन आर्ट, प्लेटो की तरह शासन को एक कला मानते हैं अरस्तु, और कहते हैं इस कला को परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, एक एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ही फियर्ड दैट, अरस्तु भयभीत है कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, जो छोटा ग्रुप है शासन करेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, और भ्रष्ट होकर के अरिस्टोक्रेसी किस में बदल जाएगी? ओलिगार्की में बदल जाएगी, मतलब कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में बदल जाएगा। अरस्तु ये कहते हैं कि कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में बदल जाएगा। अरस्तु का एक कथन भी है, सत्ता भ्रष्ट करती है, पावर करप्ट करती है, और फुल पावर फुल करप्ट करती है, मतलब कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। दिस स्मॉल ग्रुप ही फियर्ड दैट पावर वुड करप्ट
दिस स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे विल टर्न इनटू ओलिगार्की। तो अरस्तु कहते हैं कि जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या हो जाएगा, ये करप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये करप्ट हो जाएगा। और करप्ट होते ही अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अरस्तु इस प्रकार तर्क दे करके अरिस्टोक्रेसी को भी नॉट प्रैक्टिकल कह करके रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कुलीन तंत्र रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये भी रिजेक्ट। तो अरस्तु ने तर्क देकर के मोनार्की को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद अरिस्टोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया। अब आती है बात, अरस्तु कहते हैं, अरस्तु टिरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, इन तीनों को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि इनमें जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो नो पॉलिटिकल रूल है। जैसा कि याद कीजिए आप, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल रूल क्या है, जिसमें व्यक्ति शासित भी होता है और शासन करने की क्षमता भी रखता है। शासन करने की क्षमता और शासित होने की क्षमता दोनों रखता है व्यक्ति, उसको कहते हैं पॉलिटिकल रूल। तो अरस्तु के द्वारा टिरेनी, निरंकुश तंत्र, ओलिगार्की धनिक तंत्र और डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इन तीनों को नॉट पॉलिटिकल कहकर के रिजेक्ट किया जाता है। इसमें कहते हैं कि नेचर ऑफ अथॉरिटी और रूल, नेचर ऑफ अथॉरिटी और रूल और रिलेशनशिप बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, ये इक्वलिटी पर बेस्ड नहीं होता इन तीनों ही शासन प्रणालियों में। अरस्तु कहते हैं कि ये नॉट पॉलिटिकल है। क्या है, नॉट पॉलिटिकल रूल, नॉट पॉलिटिकल रूल। जिस प्रकार एक मास्टर और स्लेव का संबंध होता है, इसमें मास्टर क्या करता है, स्लेव के ऊपर डोमिनेंस करता है और उसका एक्सप्लॉइट करता है। मास्टर तो क्या है, डोमिनेंस करता है और स्लेव का शोषण करता है। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व है, यहाँ पर क्या है, प्रभुत्व है। और एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण। अरस्तु कहते हैं कि मास्टर और स्लेव का जो संबंध है वो डोमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन पर आधारित है। मास्टर स्लेव का क्या करता है, शोषण करता है और स्लेव शोषित होता रहता है। स्लेव कभी भी मतलब कि शासन नहीं करेगा मास्टर के ऊपर। इसी प्रकार जो तीन शासन प्रणालियां हैं, टिरेनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी, तीनों ही शासन प्रणालियां अरस्तु की नज़र में नॉट पॉलिटिकल है, अर्थात पॉलिटिकल रूल वहाँ पर नहीं पाया जाता, बारी बारी से शासन करने का नंबर यहाँ पर नहीं आता। इसलिए इन तीनों ही शासन प्रणालियों को अरस्तु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, खंडन कर दिया जाता है। तो इन तीनों को क्या करते हैं, अरस्तु रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो शासन है वो रिलेशनशिप बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, ये क्या है, ये जो शासन है ये क्या है, इक्वलिटी पर बेस्ड नहीं है। आगे देखिए, इतना हमने समझा। हमारी कोशिश जारी है एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को अटेन करने की। वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए आपको। एक्चुअली में क्या है, अरस्तु कोशिश कर रहे हैं एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम को अटेन करने की, और वो बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम अरस्तु को मिलेगा ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के मिक्सचर में। कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का जो मिश्रण है, जो मिश्रित संविधान है, जहाँ पर मध्यम वर्ग का शासन होगा, मिडिल क्लास का वहाँ पर रूल होगा, वहाँ पर अरस्तु को क्या मिलेगा, वहाँ पर अरस्तु को मिलेगा पॉलिटी। उस पॉलिटी को हम समझेंगे। उससे पहले हम किसको समझेंगे, ओलिगार्की को समझेंगे और डेमोक्रेसी को समझेंगे। और यहाँ पर अरस्तु के द्वारा लागू किया जाता है उनका डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन। अरस्तु का जो स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है, जो उनकी मोरल फिलोसफी में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, आप मेरे पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या फ्लैश बैक में जाकर याद कीजिए आप चीज़ों को। वहाँ पर मैंने क्या समझाया आपको, जो थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन समझाया, उसमें मैंने बताया कि दो एक्सट्रीम बिहेवियर के बीच का मीन, दो एक्सट्रीम के बीच का रास्ता है, वो रास्ता अरस्तु बताते हैं। अरस्तु कहते हैं कि ओलिगार्की और डेमोक्रेसी के बीच
का जो रास्ता है वो है पॉलिटी। ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के मेरिट्स अरस्तु के द्वारा लिए जाते हैं और अरस्तु के द्वारा ओलिगार्की और डेमोक्रेसी दोनों के डिमेरिट्स को दूर कर दिया जाता है और एक मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की जाती है, उसका नाम क्या है? पॉलिटी। तो जो अंतिम वीडियो आएगा हमारा, अब एक वीडियो और बचा है हमारा, फाइनल वीडियो अरिस्टोटल की फिलोसफी के ऊपर, और वो फाइनल वीडियो आते ही हमारी अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी का एंड हो जाएगा। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा, एक तो क्रांतियों का सिद्धांत अरिस्टोटल का, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, अरिस्टोटल का न्याय का सिद्धांत भी समझेंगे। वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है अरिस्टोटल का न्याय का सिद्धांत, उसका एक अलग से वीडियो हम लेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पॉलिटी को सर्च करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप, मेरा एक निवेदन आपसे, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अरस्तु के ऊपर जो हमारी वीडियो श्रृंखला शुरू की गई है उस वीडियो श्रृंखला को आप ज़्यादातर अधिकांश व्यक्तियों तक पहुंचाएं, अधिकांश विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। उन सभी व्यक्तियों तक, सभी विद्यार्थियों तक, जितने भी पाठक हैं उन सभी तक ये वीडियो श्रृंखला जरूर पहुंचाएं ताकि सभी को इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।